माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे सिविल केस के बारे में। सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल केस के दायर करने से लेकर फाइनल जजमेंट, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील और पूर्ण विलोकन तक की प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। कोर्ट में किसी भी केस के दायर होने का कारण दो पक्षकारों के बीच हुआ विवाद होता है। CPC आदेश 1 के तहत हर केस में दो पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार जो पीड़ित होता है उसे वादी प्लेंटिफ कहा जाता है, और वादी के द्वारा जिस व्यक्ति के खिलाफ केस दायर किया जाता है उसे प्रतिवादी डिफेंडेंट कहा जाता है। CPC आदेश 3 के तहत दो पार्टियों के बीच हुए सिविल विवादों के निपटारों के लिए पीड़ित व्यक्ति अर्थात वादी को रिलीफ के लिए अधिवक्ता के जरिए सिविल कोर्ट में केस दायर कराना होता है। एक अधिवक्ता वादी की तरफ से कोर्ट में केस से संबंधित सभी कार्रवाई करता है। सबसे पहले वादी आदेश 3 नियम 4 के तहत वकालतनामे पर हस्ताक्षर करके अपनी ओर से किसी अधिवक्ता को केस दायर करने और केस लड़ने के लिए विधिक रूप से अधिकृत करता है। वकालतनामा तैयार हो जाने के बाद अब अधिवक्ता वादी की ओर से केस दायर करने और लड़ने के लिए अधिकृत हो जाता है। केस दायर करने के लिए लिखित दस्तावेज तैयार करने होते हैं, जिसको वाद पत्र कहा जाता है। वाद पत्र के द्वारा ही केस की शुरुआत होती है। CPC धारा 26 और आदेश 7 वाद पत्र का प्रावधान करता है। CPC आदेश 7 नियम 1 के तहत वाद पत्र कैसे लिखा जाए उसके बारे में बात की जाती है। आदेश 7 नियम 1 के तहत वादी के वाद पत्र में निम्न बातें होनी चाहिए: उस न्यायालय का नाम जिसमें केस दायर करना है, वादी का पूरा नाम, पिता का नाम और पता, प्रतिवादी का पूरा नाम, पिता का नाम और पता, केस दायर करने की आवश्यकता का विवरण, केस वे तथ्य जिनसे केस करने का कारण और विवाद की शुरुआत कब हुई, विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ और किस स्थान पर उत्पन्न हुआ उसके बारे में, उन तथ्यों को लिखा जाना जो कि न्यायालय को अधिकारिता है कि वह उस केस को सुन सके, न्यायालय शुल्क, उन रिलीफ का भी लिखा जाना जिनके लिए वादी दावा करता है, केस तथ्यों के दावे के सत्यापन का विवरण, दिनांक, वादीगण के नाम व हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। इस प्रकार वाद पत्र के जरिए कोर्ट में केस की शुरुआत होती है। वादी को वाद पत्र के साथ आदेश 18 नियम 4 के तहत शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। यह शपथ पत्र वाद पत्र का समर्थन होता है कि वादी ने जो बातें वाद पत्र में लिखी है वह बिल्कुल सही है। यदि विवाद किसी भूमि, मकान या स्थान का है और प्रतिवादी उस विवाद की जगह पर कोई निर्माण कर रहा है और वादी चाहता है कि प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य न करे, अर्थात विवादित जगह पर स्थिति विवाद से पहले जैसी थी उसी तरह कायम रखे, तो इसके लिए वादी वाद पत्र के साथ आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा टेम्पररी इंजंक्शन का आवेदन भी दे सकता है। वाद पत्र, शपथ पत्र और आदेश 39 नियम 1 व 2 का आवेदन तैयार हो जाने के बाद आदेश 4 नियम 1 के तहत वाद पत्र कोर्ट में पेश किया जाता है। यदि न्यायाधीश को लगता है कि वादी ने केस दायर करने की शर्तों को पूरा नहीं किया है तो न्यायाधीश आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद पत्र नामंजूर कर देते हैं। लेकिन यदि वादी ने सभी शर्तें पूरी कर दी हैं तो न्यायाधीश आदेश 7 नियम 9 के तहत उसके वाद पत्र को एडमिट कर लेते हैं। वाद पत्र एडमिट हो जाने के बाद कोर्ट द्वारा आदेश 4 नियम 2 के तहत कोर्ट के रिकॉर्ड में केस दर्ज किया जाता है और उस केस का नंबर जारी कर दिया जाता है। कोर्ट में केस दायर हो जाने के बाद CPC धारा 27, 28, 29 और आदेश 5 नियम 9 के तहत प्रतिवादी को समन भेजा जाता है। समन एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ केस दायर होने का विवरण और कोर्ट में हाजिर होने की तारीख लिखी होती है, जिससे प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर होकर अपने खिलाफ दायर किए गए केस का जवाब दे सके। समन मिलने के बाद जब प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो आदेश 9 नियम 6 के तहत
प्रतिवादी को एक पक्षीय एक्स पार्टी कर दिया जाता है। एक पक्षीय का मतलब है कि यदि प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो वहाँ सिर्फ वादी को ही सुना जाता है, प्रतिवादी को सुनने का अवसर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि प्रतिवादी न्यायाधीश को समन मिलने के बाद उपस्थित न होने का उचित कारण बता देता है, जैसे कि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना, या वह हॉस्पिटल में एडमिट था, या कोर्ट ने उसे जो समन भेजा था वह सही तरीके से उसे नहीं मिला, समन की तामीली सही तरीके से नहीं हुई और न्यायाधीश उसकी बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि प्रतिवादी सच बोल रहा है, तो न्यायाधीश आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय एक्स पार्टी के ऑर्डर को निरस्त कर देते हैं और फिर प्रतिवादी केस में अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन यदि समन मिलने के तुरंत बाद प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित हो जाता है तो फिर उसे वादी के वाद पत्र का जवाब देना होता है। वाद पत्र की एक कॉपी प्रतिवादी को दी जाती है जिससे वो वादी के वाद पत्र का जवाब दे सके। अब प्रतिवादी भी अपना एक अधिवक्ता नियुक्त करता है और फिर आदेश 8 नियम 1 के तहत वादी के वाद पत्र का जवाब देते हैं। प्रतिवादी द्वारा दिए गए जवाब को जवाब दावा या प्रतिदावा या वादोत्तर कहा जाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रतिवादी अपना बचाव प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वादी के द्वारा वाद पत्र में लिखी बातों का जो जवाब प्रतिवादी अपने बचाव में देता है, ऐसे जवाब को जवाब दावा या प्रतिदावा या वादोत्तर कहा जाता है। प्रतिवादी को 30 दिनों के अंदर या जो समय कोर्ट ने दिया है उसके भीतर अपना जवाब दावा पेश करना होता है। प्रतिवादी ने यदि अपने जवाब में वादी द्वारा लगाए आरोपों से इनकार नहीं किया है तो ऐसा समझा जाता है कि प्रतिवादी ने आरोप स्वीकार कर लिया है। जब प्रतिवादी कोर्ट में अपना जवाब दावा प्रस्तुत करता है उसके बाद कोर्ट वादी और प्रतिवादी को आदेश 13 नियम 1 व 2 के तहत केस से संबंधित इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को पेश करने का मौका देती है। वह अपने दस्तावेजों को पेश करे जिन पर उन्हें भरोसा है कि ये दस्तावेज उसके दावों को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। इन दस्तावेजों को कोर्ट के सामने अंतिम सुनवाई से पहले ही दाखिल करना होता है। जब दस्तावेज पेश किए जाते हैं और न्यायाधीश को लगता है कि दस्तावेज का केस से कोई संबंध नहीं है तो आदेश 13 नियम 3 के तहत न्यायाधीश ऐसे दस्तावेज को रिजेक्ट या नामंजूर कर देते हैं। वादी और प्रतिवादी के दस्तावेज प्राप्त हो जाने के बाद आता है इशूज का निर्धारण। न्यायाधीश बारीकी से जांच कर दोनों पक्षों के बीच विवाद को आदेश 14 नियम 1 के तहत लिखित रूप से तय कर लेते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो न्यायाधीश वादी के वाद पत्र और प्रतिवादी के जवाब दावे को देखने के बाद मेन विवाद यानी असली झगड़े का मुद्दा जो है उसे अलग से नोट कर लेते हैं, जिस कोर्ट की भाषा में इशूज कहते हैं। असल में कोर्ट यह देखता है कि आखिर तय क्या होना है, अर्थात कोर्ट को किन किन बातों पर विचार करना है। इन्हीं इशूज के आधार पर आगे चलकर बहस और गवाहों से पूछताछ की जाती है। इस सभी कार्रवाइयों के दौरान यदि वादी के अधिवक्ता को वाद पत्र में और प्रतिवादी के अधिवक्ता को जवाब दावे में कोई चीज़ लिखना रह गई हो या कोई बात गलत लिखी गई हो और उस बात को सुधारना हो तो वह अधिवक्ता आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अपने वाद पत्र या जवाब दावे में सुधार कर सकते हैं। यदि वादी और प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता किन्हीं कारणों से पेशी के दिन कोर्ट में उपस्थित ना हो सके तो आदेश 17 नियम 1 के तहत हाजिरी माफ़ी का आवेदन लगा सकते हैं और अगली पेशी पर सुनवाई का निवेदन कर सकते हैं। इशूज का निर्धारण हो जाने के बाद कोर्ट दोनों पार्टियों को अपने गवाह पेश करने का मौका देती है। गवाह या साक्षी को कोर्ट में पेश करने से पहले जितने भी गवाह हैं उनकी सूची तैयार करके कोर्ट में पेश की जाती है, जिसमें सभी गवाहों का नाम और पता होता है। आदेश 16 नियम 1 व 1 के तहत कोर्ट में इन साक्षियों या गवाहों को समन जारी करके या बगैर समन के गवाही देने के लिए डेट निर्धारित करती है। यहाँ कोर्ट गवाही देने का मौका पहले वादी पक्ष को देता है, जिसमें वादी एक एक करके अपने सभी गवाहों को कोर्ट में बुलाकर उनसे गवाही कराता है।
वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी गवाह से प्रतिवादी के अधिवक्ता को जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाता है। जब वादी द्वारा अपने सभी गवाहों को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, तब कोर्ट प्रतिवादी को अपने गवाह पेश करने का मौका देती है। अब यहाँ पर भी जब प्रतिवादी अपने किसी गवाह को प्रस्तुत करता है, तो वादी के अधिवक्ताओं को ऐसे गवाह से जिरह करने का, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका प्राप्त होता है। वादी और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 18 नियम 4 का शपथ पत्र भी उनका मुख्य परीक्षण चीफ एग्जामिनेशन कहलाता है। उनके अधिवक्ताओं को अलग से मुख्य परीक्षण नहीं करना पड़ता। विरोधी अधिवक्ता द्वारा गवाहों से जो जिरह या प्रतिपरीक्षण होती है, वह वाद पत्र, शपथ पत्र और केस से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही होती है। जब दोनों पार्टीज के गवाहों के बयान कोर्ट में हो जाते हैं और कोई गवाह नहीं बचता, तो कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई के लिए एक तारीख तय करती है। उस अंतिम तारीख को दोनों पार्टीज के साथ उनके अधिवक्ताओं को कोर्ट में केस की अंतिम सुनवाई के लिए हाजिर होना पड़ता है। अंतिम सुनवाई के लिए तय की गई तारीख को न्यायालय के समक्ष दोनों पार्टीज के अधिवक्ता केस से संबंधित अपने अपने अंतिम तर्क, फाइनल आर्गूमेंट जज के सामने रखते हैं। जब दोनों पार्टीज के तर्कों को सुनकर तथ्यों पर विचार करते हैं, केस के तथ्यों के आधार पर जज अपना निर्णय ऑर्डर शीट पर लिखते हैं। जजमेंट सुनाने की एक तारीख निर्धारित की जाती है। उस दिन वादी और प्रतिवादी दोनों अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में उपस्थित होते हैं। इसके बाद न्यायाधीश द्वारा CPC धारा 33 और आदेश 20 के तहत जजमेंट पढ़कर सुनाया जाता है। अब यह निर्णय वादी या प्रतिवादी के पक्ष में या विरुद्ध भी हो सकता है। जिस पक्ष में निर्णय सुनाया जाता है, उस पक्ष को न्यायालय द्वारा केस में किए गए निर्णय के आदेश की एक प्रमाणित प्रति भी दी जाती है, जिसमें न्यायालय की मुहर लगी होती है। वादी या प्रतिवादी यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वहाँ वे CPC की धारा 96, 97, 98 और आदेश 41 नियम 1 व 2 के तहत अपील कर सकते हैं। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।